हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर, माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे दैट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू एलआर सर्किट। यानी एक एलआर सर्किट के थ्रू जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो किस तरीके से चार्ज की वैल्यू वेरी करती है, उसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये आपके पास सर्किट है, इसमें एक कैपेसिटर है जो चार्ज होगा और इस किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो एल और आर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा बन गया आपका एलसीआर सर्किट। तो इस एलसीआर सर्किट में जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज कब होगा, जब हम इस बैटरी को इस एलसीआर सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये कनेक्ट कब होगा, देखिए यहाँ पर अगर इस टर्मिनल को ए, इसको बी और इसको सी बोल दें, तो जब आप ए को बी से कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी आपका एलसीआर सर्किट के साथ जुड़ जाएगा और धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करंट की वैल्यू या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये कैपेसिटर आपका चार्ज होने लगेगा और ये कैपेसिटर जब चार्ज होने लगेगा तो इसके प्लेटों के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा कैपेसिटर के प्लेटों के ऊपर, वो चार्ज के फ्लो को अपोज करने लगेगा। और ऐसे ईएमएफ को, जो फ्लो ऑफ चार्ज को, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो पिछले लेक्चर में भी हमने जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आर बताया था, तो उसमें हमने आपको मेंशन किया था कि इसके प्लेटों के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो क्यों बैक ईएमएफ की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये जब पोटेंशियल डिफरेंस इसके ऊपर आ जाएगा तो ये तो चार्ज के फ्लो को अपोज करेगा। साथ ही साथ सर्किट में जो करंट इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना होगी। इस चीज़ को भी हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। आपने जब एलआर सर्किट में ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट देखा था तो उसमें हमने एल के बारे में डिटेल में बात किया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर इसके प्लेटों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी एक बैक ईएमएफ का काम करेगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ये दोनों के दोनों इस सर्किट में फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करेंगे। तो ये दोनों के दोनों बैक ईएमएफ हो गए। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो चलिए वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले ये मान लीजिए कि कैपेसिटर को हमने टी टाइम तक चार्ज किया है और टी टाइम तक चार्ज करने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ गया है दैट इज क्यू। टी टाइम तक कैपेसिटर को चार्ज करने पर इसके प्लेटों पर जो चार्ज है, जैसे अगर ये पहला वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा और दूसरे वाले पर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। तो टी टाइम के बाद, टी टाइम तक चार्ज होने के बाद अगर कैपेसिटर की प्लेटों पर क्यू चार्ज हो तो उसके प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्यू बाई सी के इक्वल होगा। ये आपने पढ़ लिया है क्लास 12th में। ठीक है, कैपेसिटर के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। और इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा, तो आप जानते हैं माइनस में एल लिखते हैं डी आई अपान डी टी। और ये माइनस तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है इंडक्टर के अक्रॉस, वो मेन करंट को अपोज करता है, यानी ये अपोजिंग नेचर का है। तो माइनस का यही मतलब होता था। तो यहाँ हम सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं क्योंकि हमने तो देख ही लिया कि दोनों के दोनों यहाँ अपोजिंग नेचर के हैं, यानी दोनों के दोनों कैसे ईएमएफ हैं, तो ये बैक ईएमएफ है। ठीक है, ये बैक ईएमएफ है। तो अब देखिए, अगर ये बैक ईएमएफ है, करंट को अपोज कर रहे हैं, ये जो ईएमएफ है वो करंट को इंक्रीज करना चाहता है, सपोर्ट कर रहा है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ विल बी ई माइनस ई सी माइनस ई एल। इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें से क्योंकि दोनों अपोजिंग नेचर के हैं, इज इक्वल टू आई इंटू आर। और ये कैसे हमने लिखा है, तो आप कह सकते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपने पढ़ा होगा, समय सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा आई आर, या इसी को आप ओम्स लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो केवीएल या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इस नेट ईएमएफ और इस करंट और रेजिस्टेंस के बीच का ये रिलेशन लिख सकते हैं। और इन दोनों को ट्रांसपोज कर दीजिए और इसी को सॉल्व करिए। तो ई सी प्लस ई एल प्लस आई आर, वैल्यू पुट करिए। E इक्वल टू ई सी की वैल्यू क्यू बाई सी प्लस ई एल कितना है, एल डी आई अपान डी टी और प्लस आई आर। ठीक है, और इसमें जहाँ जहाँ आई आ रहा है उस आई का मतलब आप जान रहे हैं कि इसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। तो आई की जगह पर हम डी क्यू अपान डी टी पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में।
देन वी विल फाइंड ई इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस एल डी डी टी ऑफ आई की वैल्यू कितनी, डी क्यू अपान डी टी, और प्लस ये वाली आई की वैल्यू भी डी क्यू अपान डी टी और इनटू में आर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज का मतलब हम इस ई को चलिए इधर लिख देते हैं ऐसे इक्वल करके, ट्रांसपोज नहीं किया है हमने, बस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एकदम इंटरचेंज कर दिया है। और इस पूरे इक्वेशन को अगर रीअरेंज करने की बात है तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को एल, और इसको देखिए क्या लिखेंगे, डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर, और इस वाले टर्म को क्या है, पहले आर को लिख लीजिए और डी क्यू अपान डी टी, और फिर प्लस यहाँ से आएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू ई के। एल से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, तो एल से जब डिवाइड करेंगे ये चीज़ों को हम हटा रहे हैं, आप इसको चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा नोट्स कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सुविधाजनक होगा आपके लिए। तो इस चीज़ को हटा रहे हैं। अब यहाँ से जो ये रिजल्ट आपको मिला है, लास्ट इक्वेशन जो आपका यहाँ पर है, उस इक्वेशन को देखिए हम जब L से डिवाइड करेंगे पूरे पार्ट को, तो ये L इधर से हट जाएगा, तो डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आर बाई एल और डी क्यू अपान डी टी, प्लस यहाँ से आ जाएगा क्यू अपान एल सी, और इज इक्वल टू ई के अपान में L आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। और ये जो इक्वेशन आया है, अभी इसमें हम कुछ एज्यूम करने वाले हैं कि आर अपान एल ये जो टर्म आ रहा है इसको, और ये जो 1 अपान एल सी दिख रहा है इसको, इन दोनों को कुछ मान लेते हैं। लेट आर अपान एल इज इक्वल टू 2k, और ये हम सिर्फ इसलिए मान रहे हैं ताकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ, सिंप्लीफाई कर पाएँ। और वो जो 1 अपान एल सी है इसको हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, और अगर ऐसा आप मानते हैं तो ये इक्वेशन में पुट करिए तो आ जाएगा डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा आपका 2k डी क्यू अपान डी टी, प्लस यहाँ से आ जाएगा q, और साथ में इसके ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपान एल। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस 2q डी क्यू अपान डी टी, प्लस यहाँ से हम इसको इधर ले आ रहे हैं और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन भी ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो q माइनस और e अपान में l, और ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लिया है तो ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड दोनों को करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो सिर्फ q बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो अपान में ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यानी इस सर्किट के लिए जो हमने नेट एक इक्वेशन फाइंड आउट किया था, उस इक्वेशन को सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन फाइनली इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन चाहिए, और उसी सॉल्यूशन के बेसिस पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो किस तरीके से चार्ज की वैल्यू वेरी करती है। तो फिर से यहाँ पर एक अजम्पशन है, फिर से आप मान लीजिए ये जो पूरा टर्म आ रहा है ब्रैकेट में, लेट q माइनस ई अपान एल ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे टर्म को हम x मान रहे हैं, तो अगर इस पूरे टर्म को आप x मान लेंगे, x इज इक्वल टू क्यू माइनस ई अपान एल ओमेगा स्क्वायर, जरा इसको सिंप्लीफाई करके चेक करिए कि ये किसके इक्वल है, तो q माइनस ई अपान एल, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आप ये वाली वैल्यू 1 अपान एल सी रख सकते हैं, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ये जो सी है वो ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा q माइनस सी ई, जहाँ पर c क्या है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, और e क्या है, ये है मैक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी इस कैपेसिटर पर जो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है वो इसके वोल्टेज या इसके ईएमएफ ई के इक्वल आ सकता है। तो जब हम आपको सी आर सर्किट बता रहे थे तो वहाँ पर भी ये टर्म आया हुआ था C इंटू ई, और हमने आपको बता दिया था कि अगर इसके पास मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा तो इसका मतलब ये कब आएगा, जब इसके पास मैक्सिमम चार्ज होगा तब, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी क्यू नॉट इज इक्वल टू सी इंटू ई के अकॉर्डिंग, यानी क्यू, ये जो सी ई है वो क्यू नॉट के इक्वल होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, जब हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है क्यू अपान सी से, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा सी इंटू वी, और वी की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू भी मैक्सिमम रही होगी, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज को क्यू नॉट बोल रहे हैं, तो सी इंटू ई की जगह पर क्यू नॉट लिख सकते हैं। तो आपको मिला क्या, एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू नॉट, एक्स इज इक्वल टू आ गया क्यू माइनस
क्यू नॉट। तो अगर ये चीज़ जो आपने एज्यूम किया है, आपने इस पूरे टर्म को x एज्यूम किया और फिर उसी पूरे टर्म को सॉल्व किया तो पता चला कि x इक्वल टू क्यू माइनस ये पूरा टर्म क्यू नॉट बना, तो x इक्वल टू क्यू माइनस क्यू नॉट, जहाँ पर क्यू नॉट क्या है, फिक्स चार्ज है, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है। जब इसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, चार्ज मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो क्यू है वो क्या है, ये टी टाइम के बाद कैपेसिटर की प्लेटों के ऊपर जो चार्ज आएगा ये वो चार्ज है। तो जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे ये चार्ज भी वेरी करेगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आता है, dx अपान डी टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी क्यू अपान डी टी, और ये डिफरेंशिएट करेंगे, ये फिक्स चार्ज है, कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि सिर्फ dx अपान डी टी इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी, और इसी को आप करंट बोल सकते हैं। और एक और बार डिफरेंशिएट अगर इसको कर देते आप तो क्या मिल जाएगा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर। यानी जो आपका एजम्पशन है x इज इक्वल टू क्यू माइनस ई अपान एल ओमेगा स्क्वायर, उसको दो बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ये आपका एजम्पशन था और इसके बाद ये आपने दो बार डिफरेंशिएट किया। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस इक्वेशन नंबर 2 को पूरी तरह से कंप्लीटली x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो इस पूरे टर्म को x मान लिया था हमने, तो डी क्यू अपान डी टी जो है वो पता चला कि वो डी एक्स अपान डी टी लिखा जा सकता है, और ये डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर को डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इक्वेशन 2 अब फिर से आपका मॉडिफाई हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन 2 एज, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी टू एक्स अपान, बल्कि हम इधर से लिखते हैं, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा थोड़ा सा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर, यहाँ से हमने लिखा इसको, प्लस 2k, और ये बन गया आपका डी एक्स अपान डी टी, और प्लस ये बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट की जगह पर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 3, ये किसका इक्वेशन है, तो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन होता है वो इसी फॉर्म का होता है। तो अब इसको आप यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो इक्वेशन आया है, अभी आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यानी अभी आपने क्या किया है, सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, तो एक अच्छे खासे रूप में ये इक्वेशन आपको मिल गया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर का जैसा इक्वेशन होता है ये उस फॉर्म का आ गया है। ये जो इक्वेशन आया है इसका देखिए, ये किस टाइप का इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पर दो बार, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो ऑर्डर है, वन ऑर्डर है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। मैथमेटिक्स में आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिला, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। यानी आपको ये x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। और सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन अगर इस टाइप का है तो इसका कम से कम एक ऐसा सॉल्यूशन जरूर होगा जो एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा। तो अगर ये एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो x इक्वल टू ए ई पावर अल्फा टी, इस टाइप का एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का जरूर होगा। तो अगर आपने मान लिया कि लेट x इक्वल टू ए ई पावर अल्फा टी बी अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिलेगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए x की वैल्यू को यहाँ पर। तो कैसे आप रखेंगे, यानी आप देखिए यहाँ पर x रखना पड़ेगा, यहाँ dx अपान डी टी, यहाँ d2x अपान डी टी स्क्वायर। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dx अपान डी टी कितना आ जाएगा, तो a अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा टी। एक बार और डिफरेंशिएट करिए, d2x अपान डी टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक बार और, तो a और एक अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर ई पावर अल्फ़ा टी। ये सारी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो d2x अपान डी टी स्क्वायर की जगह पर a अल्फ़ा स्क्वायर ई पावर अल्फ़ा टी प्लस 2k
और dx अपान dt की जगह पर a अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर और x की जगह पर रखेंगे a अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो टर्म है वो इसका एक सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा, a अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा टी सब जगह है, तो a अल्फ़ा ई पावर अल्फ़ा टी को कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन में, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, तो x की जगह पर ये अल्फ़ा नहीं है, यानी x की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो अल्फ़ा नहीं आएगा यहाँ पर, a ई पावर अल्फ़ा टी इसको कॉमन लीजिए तो यहाँ से ये बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 2k और साथ में एक अल्फ़ा भी आएगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए इसमें ये जो टर्म आया है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा और ये 0 नहीं हो सकता। a ई पावर अल्फ़ा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यों? बिकॉज अगर आप ये इस टर्म को 0 बोल रहे हैं तो देखिए आपका जो एक रिजल्ट पीछे मिला था, जो एजम्पशन आपने लिया था उसमें आया था x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस क्यू नॉट, और इसको एक बार अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो आपको मिलेगा क्या, dx अपान dt इज इक्वल टू dq अपान dt, और dq अपान dt इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये पूरा टर्म 0 हो सकता है, हम तो कह रहे हैं कि ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप मानते हैं कि ये 0 हो सकता है, यही x की वैल्यू थी, तो अगर ये वैल्यू 0 हो सकती है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी 0 आएगा। टाइम की वैल्यू चाहे जो हो, आपको करंट हमेशा 0 देगा ये, यानी x की वैल्यू, ये पूरा x है, तो x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट 0 आएगा एट एनी टाइम, किसी भी टाइम t पर इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में 0 मिलेगा, और ये बात सही नहीं है, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बात, ये 0 नहीं हो सकती, ये 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इफ a ई पावर अल्फा टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, देन I इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी विल बी 0, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, किसी भी टाइम t पर करंट 0 नहीं है इस सर्किट में, तो अगर आप x इस पूरे टर्म को 0 मानते हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन आएगी, इसका मतलब ये टर्म 0 नहीं है, तो फिर यही बचता है, यही टर्म 0 होगा, और ये टर्म 0 होगा तो इसको 0 के इक्वल करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 लेकर दूसरे वाले टर्म को, तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये भी इक्वेशन हटा देते हैं, यानी यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2k अल्फ़ा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आप देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फ़ा इक्वल टू, जो श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, तो यहाँ पर b की जगह पर ये है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4ac, a मतलब अल्फ़ा स्क्वायर और सॉरी अल्फ़ा का कोफिशिएंट 1 और c मतलब यहाँ पर ये कांस्टेंट है यानी ओमेगा स्क्वायर। ठीक, और अपान में 2 इंटू a की जगह पर यहाँ पर 1 है, और यहाँ देखिए 4 को कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 2 आएगा, और फिर से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस k प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और अपान में 1 आएगा। तो उस 1 को हम लिखें या ना लिखें, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको पता चला कि जो अल्फ़ा आपने एज्यूम किया था x इक्वल टू a ई पावर अल्फ़ा टी, ये जो अल्फ़ा आया है इसकी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो पहली वाली वैल्यू को हम अल्फ़ा 1 बोल देते हैं, दूसरी वाली वैल्यू को अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 1 कितना है, माइनस k प्लस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अल्फ़ा 2 कितना है, तो दूसरी वाली वैल्यू, ये साइन माइनस ले लीजिए, तो माइनस k माइनस अंडर रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पता चल गया, तो अब इसको यानी आप जनरल सोल्यूशन पा सकते हैं इस पूरे इक्वेशन का, यानी कि जनरल सोल्यूशन ऑफ और वो इक्वेशन जो यहाँ पर था इक्वेशन नंबर 4, उसी इक्वेशन का, यानी जो आपका ये इक्वेशन इस टाइप का आया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो इक्वेशन आया था, उस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिख रहे हैं। जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर आई थिंक वो 4 था, तो इक्वेशन नंबर 4 का जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा,
x इक्वल टू ए ई पावर अल्फ़ा टी टाइप का सोल्यूशन आपने माना था, लेकिन अल्फ़ा की 2 वैल्यूज आ गई, तो उन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक सोल्यूशन होगा, यानी x इक्वल टू ए वन ई पावर अल्फ़ा वन टी प्लस ए टू ई पावर अल्फ़ा टू टी। ये हो गया इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। और ये जो जनरल सोल्यूशन आया है इसमें ज़रा आप देखिए कि क्या आप लिख सकते हैं इसको कि x इज इक्वल टू ए वन ई पावर अल्फ़ा वन की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा ये लंबा हो जाएगा है ना, थोड़ा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, बट आपको करना है ये LCR सर्किट में, ये चार्जिंग आप कैपेसिटर में ये पूरा कैलकुलेशन करना है। डिस्चार्जिंग में भी सेम चीज़ आपको करना है, तो ये तो करना पड़ेगा। लास्ट में हम फिर एनालाइज करेंगे कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो अल्फ़ा वन की वैल्यू रख दीजिए, टी आ जाएगा उसके बाहर, फिर प्लस ए टू अल्फ़ा टू की वैल्यू रखिए ई पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इनटू में टी। ये जो रिजल्ट आया है इसमें भी अब आपको A1 और A2 नाम का जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आपको फाइंड आउट करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है A1 और A2। तो इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन तो इनिशियल कंडीशन यही है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन q इज इक्वल टू 0। कैपेसिटर जब आपने चार्ज नहीं किया था, यानी t इक्वल टू 0, एकदम इनिशियल कंडीशन में कोई चार्ज नहीं था कैपेसिटर के ऊपर, तो व्हेन t इक्वल टू 0 देन q इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 होगा, तो e पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ से आएगा a1 प्लस और दूसरे वाले टर्म से क्या आ जाएगा? a2। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? a1 प्लस a2। और ये x है क्या चीज़? तो इस x को आप पहले ही लिख चुके हैं, x इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू नॉट। ठीक है, x इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू नॉट और इज इक्वल टू यहाँ से आप लिख सकते हैं a1 प्लस a2। और आपने ये माना कि व्हेन t इक्वल टू 0 देन q इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0। और ये हमने कहाँ से लिखा? क्योंकि आपने पीछे जो एजम्पशन लिया था उसमें x इक्वल टू क्यू माइनस क्यू नॉट मिल गया था। तो जब इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट। एक तो रिलेशन ये आ गया a1 और a2 के बीच का। और एक बार और क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके फिर से इसी इनिशियल कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। तो फिर से हमको a1 और a2 का एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम इसके साथ सॉल्व कर देंगे। तो इसको अब हटाते हैं, देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या आ जाएगा? dx अपान dt इज इक्वल टू ए ई पावर अल्फ़ा वन टी। तो अल्फ़ा वन इधर आएगा, यानी a1 अल्फ़ा वन ई पावर अल्फ़ा वन टी प्लस यहाँ से आ जाएगा a2 अल्फ़ा टू ई पावर अल्फ़ा टू टी। और dx अपान dt का मतलब कि ये जो dx अपान dt है, आपने पीछे इस रिलेशन में देखा था कि dx अपान dt इज इक्वल टू dq अपान dt था, और dq अपान dt का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर सीधे I लिख रहे हैं। और ये a1 अल्फ़ा वन आप समझ रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी थी? माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और e पावर अल्फ़ा वन माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। और ये डायग्राम अब हटा देते हैं, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, बार बार हमको कैलकुलेशन अलग से मिटाना ना पड़े, इसलिए हम पूरा यहीं पर लिख देते हैं। और प्लस में a2 की वैल्यू रखिए, a2 मतलब a2 है, और अल्फ़ा टू माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी। यानी ये हमने जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है तो हमको ये पूरा इक्वेशन मिला हुआ है। और इसमें फिर से इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन I इज इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 पर चार्ज 0 है तो t इक्वल टू 0 पर करंट भी 0 होगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू a1, और ये पूरा पार्ट तो रहेगा ही, माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन के 1 हो जाएगा, e पावर 0 यानी 1, फिर प्लस a2, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने पर ये क्या हो जाएगा, देखिए k और k यहाँ से कॉमन अगर ले लेंगे, यानी माइनस k को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में a1 यहाँ से और a2 यहाँ से मिल जाएगा, और ये प्लस में, यानी अब आपको मिलेगा प्लस में a1 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा माइनस में a2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इन जगहों से अगर हम इसी को ट्रांसपोज कर दें यहाँ पर, या फिर इस पार्ट को ही कॉमन ले लिया जाए, तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस के ब्रैकेट में a1 प्लस a2, और यहाँ से हम कॉमन इस पूरे पार्ट को ले लेते हैं अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को, तो यहाँ से बचेगा a1 और यहाँ से बचेगा माइनस में a2। ठीक है, और ये जो पार्ट है a1 प्लस a2, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं कि ये माइनस क्यू नॉट के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर आप रख दीजिए माइनस में क्यू नॉट, तो माइनस क्यू नॉट और माइनस ये प्लस हो जाएगा के क्यू नॉट प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और a1 माइनस a2, और इसको फिर से ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको a1 माइनस a2 की वैल्यू मिलेगी। a1 माइनस a2 कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू नॉट अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो a1 माइनस a2 मिल गया और a1 प्लस a2 भी आपको पहले मिल गया। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो a2 माइनस और a2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी, और a1 की वैल्यू किसी एक में रख देंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट, और यहाँ से a1 माइनस a2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2a1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम माइनस क्यू नॉट को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से आएगा प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो 2a1 की वैल्यू है, तो अगर इस 2 को इधर ले जाए तो ये आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी। a1 की वैल्यू मिल गई, आप इसमें रख दीजिए a2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखिए, यहाँ से a2 इक्वल टू माइनस क्यू नॉट और इस ये माइनस a, तो a की वैल्यू पता है तो माइनस a कितना हो जाएगा, यही वाला माइनस प्लस कर दीजिए क्यू नॉट अपान 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी अब आपने क्या कर लिया, a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a1 और a2 अगर आपको मिल गया तो जो इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आया था वो जनरल सॉल्यूशन अब आपको एग्जैक्टली पता हो गया। जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, देखिए इसका जो जनरल सॉल्यूशन आया था हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्वेशन का, दैट इज x इज इक्वल टू a1 e पावर अल्फा 1 t प्लस a2 e पावर अल्फा 2 t। यही था आपका जनरल सॉल्यूशन, है ना। a1 और a2 की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने पता कर ली। a1 और a2 की ये वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू a1 की वैल्यू माइनस क्यू नॉट अपान 2 और इन ब्रैकेट 1 प्लस के अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और e पावर अल्फा 1 कितना था, माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t। ये तो हमने ये पहले वाले पार्ट को लिखा। अब इसके बाद प्लस a2 और a2 की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट अपान 2, तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी प्लस इंटू माइनस को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस क्यू नॉट और प्लस क्यू नॉट अपान 2 इन ब्रैकेट आएगा 1 प्लस के अपान अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई पावर अल्फ़ा 2, और अल्फ़ा 2 कितना है, माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये जो रिजल्ट आया है दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो पीछे इक्वेशन आपने सॉल्व किया, इक्वेशन आपने एज्यूम किया था, उस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, और इसी सॉल्यूशन को हम एनालाइज करेंगे 3 अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आया है इसको तो आप पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 कंडीशंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं।